अब व्हाट डू यू डू फॉर योर नेक्स्ट मैच? आपने क्योंकि आप तो फिर मुझे पता है ना कुछ अपनी स्क्वाड में कोई बैग किसको लेना जाएंगे टीम में, कुछ बैटिंग ऑर्डर, ये वो सब चीज़ों पे फोकस करेंगे? नहीं, देखो हमारे पे चॉइस सिर्फ हसन नवाज की और किसी की भी नहीं है ना। अब ये मैं हमेशा कहता हूँ कि बैट्समैन भी एक आधा एक्स्ट्रा होना चाहिए। नए बच्चों को प्लीज़ ना डालें। कोई भी नया बच्चा अंदर जाएगा, ये भी जैसे या कह रहे थे ना कि नए बच्चों को ट्राई करना चाहिए। अभी मेरे ख्याल से नए बच्चों को किसी को भी डाला वो फेल हो गया, वो हमेशा के लिए जो है ना गायब हो जाएगा। नेवर सी हिम अगेन। वी विल नेवर सी। अगर 40 साल का जब होगा तो फिर वापस वो आएगा। तो मेरे ख्याल से नए बच्चों को उसको खिलाना चाहिए। कुछ जैसे इंग्लैंड का टूर होगा टेस्ट क्रिकेट, जिसमें टेस्ट क्रिकेट भी होगी, लंबा टूर होगा, उसमें नए बच्चों को डालें। उसमें मेजॉरिटी नए बच्चों को ट्राई करें ताकि उनको अच्छा मौका मिले। हमारे दौर में तो काउंटी मैचेस होते थे, उससे नए बच्चों को हम ग्रूम कर सकते थे। यहाँ पर पता नहीं कितने हैं नहीं है, मगर वहाँ से शुरू करें, अचानक ना शुरू करें, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी चीज़ मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है कि बाबर का एक फॉल्ट नज़र आ रहा है। मुसलसल अंदर आने वाली गेंद पर वो बोल्ड हो रहे हैं। अगर आपने वनडे में भी देखा हो कि वो एक मतलब बैड एंड पैड का गैप बन रहा था, कल भी उनका गैप बना है, वो मतलब समझ नहीं रहे, गेंद जो भी अंदर आ रहा है वो उस पर वो आउट हो रहे हैं। तो क्या आप बाबर को ड्रॉप करके हसन को वन डाउन खिला सकते हैं? अब ये सवाल है। चले क्या खिलाएंगे आप? मतलब मैं पूछ रहा हूँ, होना चाहिए, व्हाई नॉट? देखिए एक और इनिंग दें बाबर को, अगर उसमें भी उनसे नहीं होता ना तो फिर आप ज़रूर चेंज करें, उसको चेंज करें, आगा को चेंज करें। आगा की जगह भी हो सकती है चेंज, इसलिए कि वो भी उनकी 109 की स्ट्राइकिंग रेट अभी मैं देख रहा था T20s में, जो इज़ नॉट गुड। आगा को आप चेंज कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। तो इस किस्म की रीशफलिंग करके देखने में कोई हर्ज नहीं। यही चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि जो अच्छा कोच होता है, जो टीम के लिए या जो स्टाफ होता है, आई डोंट नो हु मेक्स द डिसीजंस, आई एम 100% श्योर माइक के सामने कोई नहीं बोलता होगा, वही फैसले करता होगा। अगर आपने जो टीम बनानी होती है ना, तो आप चेंजेस करते हैं, ऊपर नीचे शफल करते हैं, तो आपको एक टीम की पोजीशन पता लगती है, नए चेहरों का पता चलता है, लड़कों का पता चलता है। अगर आप एक ही रुत में चले जाएंगे, एक ही लाइन पे चलते रहेंगे, तो वो फिर वो आपको कोई मतलब आगे जाके पता नहीं चलेगा कि कौन क्या है। तो ये मेरी एक एडवाइस है, अगर वो चाहें तो सुन लें। एंड देन अभी सलमान अली आगा के हम लोग दिखा रहे थे ग्राफिक्स, तो या आई मीन सजेशंस तो सिक्कू दे रहे हैं टॉप के, बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दें, इसको इंडक्ट कर दें, बट दिस समथिंग वी वांट टू टॉक अबाउट इज सलमान अली आगा एज वेल। समहाउ लगता है कि वो T20 में इतना क्लिक नहीं कर पा रहे जितने अच्छा वो ODI में करते हैं। तो क्या हम सलमान अली आगा को कहीं देख सकते हैं ऊपर बैटिंग पे, और आपके क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर? फातिमा, अभी अहमद बात कर रहे थे पाकिस्तान टीम के हवाले से, और उन्होंने एक मिसाल दी। तो वो कहते हैं कि अल्लाह मेहरबान बंदा पहलवान। आप सलमान अली आगा की बात कर रही हैं, तो सलमान अली आगा मुझे कहीं लगता है कि अपने दुश्मन खुद हैं। जितना वो फेयरलेस क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अभी उन्होंने वनडे क्रिकेट में टीम को फ्रंट से लीड किया क्योंकि उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, लेकिन जहां उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको फ्रंट से लीड करना चाहिए। मेरा उनसे शिकायत यही है, फील्डिंग में वो पूरी जान मारते हैं, वो दायरे के अंदर एक बहुत ही सेफ हैंड है, बट वो बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे? फिर उसके बाद वो बैटिंग में नीचे से नीचे ही आते जा रहे हैं। आज अगर इस टीम में साइम अयूब अटके हुए हैं, अटके हुए का लफ्ज इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी दिन वो रन्स करते हैं और किसी दिन लगता है कि उनको बल्लेबाजी करना ही नहीं आती, जो गैर मुस्तकिल मिजाजी की एक बहुत जिंदा मिसाल है। वो इसलिए टीम में मौजूद है कि वो बॉलिंग कर रहे हैं। तो वाई सलमान अली आगा अगर इस टीम में रहना चाहते हैं तो उनको बॉलिंग करना पड़ेगी। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है, हम बात करते हैं, हम तनकीद करते हैं कि इसको रख दो, इसको निकाल दो। देखिए, दुनिया की टीमों की मिसाल आपको सामने रखनी पड़ेगी। आप होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं ना, देखिए आपके ऊपर एक दो खिलाड़ियों का प्रेशर आता है, एक दो चीजों के ऊपर मैनेजमेंट आपको फोर्स करती है कि आप ये कर लें। हर चीज में मैनेजमेंट दखल अंदाजी नहीं करती। आप यहाँ पर देखिए, हम अभी ट्राई सीरीज खेलने के लिए गए, एशिया कप खेलने के लिए गए, जहां पिचेस बल्लेबाजों के लिए साजगार नहीं थी। वहां पर हमने खुशदिल को भी खिलाया, वहां हमने हसन नवाज को भी ट्राई किया, वहां हमने सुफियान मुकीम को भी खिला दिया, वहां हमने अबरार को भी खिलाया। लेकिन अब जब फेवरेबल कंडीशंस हैं, हल्की टीमें यहां पर मौजूद हैं, तो हम अपने ट्राई एंड टेस्ट हिट प्लेयर को वापस लेकर आए। भाई बाबर आजम को अगर आपने खिलाना है, बाबर आजम को बाहर बैठाइए, बाबर आजम को डायरेक्ट वर्ल्ड कप में लेकर जाइए। बाबर आजम ट्राई एंड टेस्टेड है, बड़े मैच के प्लेयर हैं, बड़े मैच में परफॉर्म करेंगे। इस तरह के टूर्नामेंट में आपको, ये तो मैं नहीं कह रहा कि आप अंडर 19 की पूरी 11 रुकनी टीम डाल दें, आप एक दो प्लेयर को आगे पीछे कर सकते हैं। कल फखर जमान को खिलाने की क्या जरूरत थी? खुदा ना खास्ता अगर कल हार जाते तो कोई बात नहीं थी, हसन नवाज को आप खिलाते, उनका नंबर ही नहीं है ना, नंबर 5 पर आप उनको खिला रहे हैं।
आप हसन नवाज को नंबर 5 पर खिलाइए, उनको एतमाद दीजिए। शाहीन शाह अफरीदी को खिलाने की क्या जरूरत है जब हाथ घूम रहा है? वसीम जूनियर बहुत अच्छे टच में, निक में, आप उनसे बॉलिंग करवाते। और फायदा क्या है मुझे बताएं शाहीन अफरीदी को खिलाने का, कि कल उन्होंने 8 ओवर में जो है वो आपके आगे 55 रन लगा दिए। भाई शाहीन अफरीदी को भी आराम दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको टीम से बाहर कर दें। जिन लड़कों को आपने देख लिया है, आपने पॉइंट आउट कर लिया है कि इनके साथ हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, भाई आपने बेंच भी तो ट्राई करनी है ना। फिर उसके बाद होता क्या है, एकदम हम टाटा बाय बाय कह देते हैं, एकदम हम दूसरे को अंदर लेकर आ जाते हैं। राशिद भाई, आई थिंक हम लोग एग्री करेंगे याया की इस बात से, स्पेशली हसन नवाज की जो बात की है, उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा ताकि वो रीगेन करें और जिस स्पॉट पे वो खेलते हैं उसी पे खेले। जी ये बात हम काफी वक्त हो गया करते हुए, हसन नवाज हो या हारिस हो, दोनों ओपन खेलते हुए आए और अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अचानक से चेंज आ गया इस टीम में। अगर हम बात कर रहे हैं किसी के चेंजेस की, 4 प्लेयर आराम से चेंज हो सकते हैं, किसी भी नंबर पे जा सकते हैं। शाहजादा फरहान ने अच्छा स्टार्ट लेते हैं, वो स्लो खेल रहे हैं। पावर प्ले में अगर वो आउट हो जाते हैं 31 पे 3 हमारे, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, बहुत दफ़ा हो चुका है। तो यहाँ पे आप हसन नवाज को ट्राई करते हैं क्योंकि वो एक सूरत में टीम में खेल सकते हैं अगर विकेट कीपिंग करें। इस 123 के स्ट्राइक रेट से, जो कि हमने काफ़ी शोर मचाया दूसरे प्लेयर्स के लिए भी, क्यों नहीं शाहजादा फरहान के लिए, क्योंकि वो पावर प्ले से बाहर निकल नहीं रहे। 2-4 बाउंड्री मार के डॉट बॉल ज़्यादा कंसीड करना नुकसान हो रहा है। बाबर आजम 129 का उनका स्ट्राइक रेट है, 128 का। क्या वो स्लो स्टार्टर के बाद वो तेज़ कर सकते हैं? फिर 4 नंबर जो आते हैं सलमान अली आगा, उनका 109 का स्ट्राइक रेट है। बाबर के बाद क्या वो तेज़ कर सकते हैं? फिर हम 5वें नंबर पे फ़खर को लेके आए जिनका स्ट्राइक रेट बेहतर होता है, नीचे वो छक्के मार लेते हैं, लेकिन हर मैच में नहीं लगेंगे ऐसे। कल बॉलिंग वीक थी, बहुत ज़्यादा वीक थी, आधी विकेट पे बॉल गिरी है, जिसपे पूरा बैक फुट पे पूरी बॉडी मूव करने के बाद मिड विकेट पे उस्मान ने चौके मारे। इतना टाइम मिल रहा था, इतनी ख़राब बॉलिंग की है, लेकिन फिर भी हम आखिरी ओवर में गए। तो ये 4 प्लेयर, 4 नंबर जो मैंने बताए हैं, ये आपकी फिल इन द ब्लैंक है, ये आप कहीं पे भी फिट कर सकते हैं, किसी को भी ला सकते हैं। ठीक है, अब मेंबर, डू यू एग्री विद दीस 4 प्लेयर्स? यार फौरन सेम क्वेश्चन मेरे से ना पूछा करे यार। क्वेश्चन अच्छा नहीं लगता। नहीं, हमें आपसे यही पूछना चाहिए अबाउट यू नो, वुड यू व्हाई वुड यू वांट टू टॉक अबाउट चेंज फॉर द नेक्स्ट मैच? उनका एक एक्सपीरियंस है यार, वो अपनी बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और उन्होंने जायज बात की है। साहिबजादा फरहान को परफॉर्मेंस करने की जरूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि इस टीम के अंदर एटलीस्ट उनके पास फाइट पावर मौजूद है, एबिलिटी मौजूद है, जो कि बहुत सारे दूसरे प्लेयर्स के पास मौजूद नहीं है, जिनको आप जबरदस्ती टीम के अंदर लेके आए हैं। होता फिर यही है कि जब आप जबरदस्ती किसी को टीम के अंदर लेके आते हैं, तो जो एबिलिटी वाला प्लेयर भी होता है, जब उसके 2-3 मैच बुरे जाते हैं तो उसके ऊपर बातें शुरू हो जाती है कि अच्छा आपने, क्योंकि सबको एडजस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स करना स्टार्ट कर देना होता है। अब आपके पास फखर जमान एक ऐसी पोजीशन पे खेल रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रही वो क्या टीम को फायदा है कि टीम का नुकसान है। अब उनको कहीं ना कहीं फिट करना है, अब वो उसके उनको फिट करना है, तो जिसकी 2-3 इनिंग ऊपर नीचे हुई होंगी तो फिर उसी की जगह फिट होंगे और कहाँ होंगे। पर दूसरी दफा आपके जो साइम अयूब है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है उनकी, कोई इंप्रूवमेंट उनकी गेम में नजर नहीं आती। वनडे के अंदर उनके अच्छे स्टैट जरूर हैं, और वो ना भूलिए कि ऑलरेडी जो है इज लिविंग ऑन द एज, और बहुत ज्यादा मैचेस उनको मिल गए हैं। बॉलिंग उनसे चाहिए ही नहीं, हमें तो उनसे बैट बॉलर्स की थोड़ी ऑप्शंस थोड़ी मौजूद है। हाँ, वो मुल्क जहाँ पे बॉलर्स मौजूद ना हो, वहां पे एज एन ऑलराउंडर आप दूसरों को जो है ना कहते हैं अच्छा यार ये बॉलिंग कर लेता है, लेकिन साइम अयूब के पास साइम अयूब की बॉलिंग से ज्यादा साइम अयूब की बैटिंग चाहिए, जो कि वो बिल्कुल T20 के अंदर फ्लैट चल रहे हैं। उसके बाद बाबर आजम के पिछले 6 इनिंगों में 3-0 है, और स्ट्राइक रेट फिर आप उठा के देख लें उनका क्या है। इसी तरह फखर जमान पिछले 34 मैचों में जो खेले हुए हैं, या 40 मैच उनके खेले हैं, मोरलेस इतना ही है, थोड़ा बहुत गलत हो गया होगा एग्जैक्ट मुझे, 116 का उनका स्ट्राइक रेट है। तो भाई जब 116 का आपके सीनियर प्लेयर का स्ट्राइक रेट है, तो 120 वाला तो फिर चलेगा मेरे हिसाब से। तो कहने का मकसद ये है कि जो नए बच्चे एबिलिटी वाले हैं, मेरी सोच ये है कि उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनके साथ काम करना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए और बताना चाहिए दिस इज द राइट वे फॉरवर्ड। क्योंकि T20 के अंदर आपको वो प्लेयर्स चाहिए जिनके पास एबिलिटी है। हमारे पास मिडिल पहले 5 बल्ले के बैट्समैनों के अंदर सलमान अली आगा और बाबर आजम इस तरह के प्लेयर हैं जिनके पास एबिलिटी मौजूद नहीं है। तो अगर आप उनको रख सकते हैं तो एबिलिटी वाला तो आपको रखना ही पड़ेगा, सिंपल। ठीक है, ठीक है। मैं थोड़ा सा प्लेयरों के बारे में बात करूं, जैसे अभी आगा की बात हो रही थी,
देखिए, बगैर किसी शक के करंटली आगा जो है टेस्ट और वनडे का सबसे अच्छा प्लेयर है। ही इज़ आउटस्टैंडिंगली, वो बहुत अच्छा खेल रहा है बगैर किसी शक के। हाँ, वनडे के अंदर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। साइम की अब बात हो रही है ना, उसके साइम के 52 मैचेस हैं T20 के, 52,000 रन नहीं किए उसने अभी तक। वो जो बात सही कर रहा है कि मतलब वो इन एंड आउट हैं, वो अपनी बॉलिंग की वजह से सर्वाइव कर रहे हैं। जितना पोटेंशियल उनमें है, जितने चांसेस उनको मिले हैं, और जितना वो ओपन करते हैं। देखें, T20 में जो ओपनर्स होते हैं ना, नंबर 1, 2, 3, 4 नंबर तक, ये अच्छे स्कोर करते हैं इसलिए कि उनको पास ओवर्स बहुत पड़े होते हैं। और अगर उन्होंने 52 मैचेस में सिर्फ 1000 रन भी नहीं किए हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी परफॉर्मेंस नीचे डाउन जा रही है। तो ये चीज़ उनको ज़रूर हमें देखनी चाहिए। आगा का तो मैं कह चुका हूँ कि T20 में मेरे हिसाब से, मैंने खुद कहा था कि उसको कप्तान बनाना चाहिए शुरू में, मगर मैं समझता हूँ कि एक फ़ैसला मेरा भी गलत था। इससे कभी मैंने उनसे मुलाकात नहीं की थी, कुछ नहीं हुआ था, तो वो मेरा भी ये फैसला आपने गलती कर दी है ना। तो भाई स्टंप हो गया, आउट हो गया, मैं दोबारा अपनी गलती सही करना चाह रहा हूँ। तो वो अच्छी बात है आपने। हाँ, नहीं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने खुद टीवी पे बैठ के कहा था कि इनको कप्तान बना के देख लें, मगर मेरा फैसला गलत हो गया। तो आप उसको चेंज भी तो कर सकते हैं ना। मेरे हिसाब से तो जब शाहीन का अनाउंसमेंट हो रही थी, आई थॉट कि वो T20 का कप्तान बना दिए जाएंगे, मगर वो अभी जगह खाली रखी है उन्होंने T20 की। अगर आगा ने रन्स नहीं किए तो उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं T20 वर्ल्ड कप से पहले। अब बॉलिंग की अगर हम बात करें तो वही मैं बात करूँगा कि शाहीन को भी हर दूसरे मैच के बाद रेस्ट दें, वसीम को ट्राई करें। यू हैव वसीम, ताकि सबका चांस मिलता जाए। और अगर आपने उसको भी रखा है ना, नसीम शाह को भी रखा है, वसीम को भी रखा हुआ है आपने, तो इनको भी चांस दें, देखें इनको खिला कर। वैसे तो मैं नसीम शाह के जिस तरह उन्होंने ODI में बॉलिंग कराई है, मैं इनके फेवर में नहीं, हो सकता अच्छा स्पेल आके कर दें, मगर जब आपने नाम दिया हुआ है, हाँ, अगर आपने शॉर्ट ऑफ लेंथ बहुत कर रहे हैं वो, और आप ये देखें कि कल उन्होंने भी बड़े अच्छे पुल मारे हैं जिम्बाब्वे ने। तो अगर कोई अच्छा कोच होगा, मैं इसलिए थोड़ा सा मुझे अब डाउट क्रिएट हो गया कि वो जो कोचिंग है, वो जो कोच की जो प्लानिंग है, वो कोच तो कोई कुछ कोचिंग नहीं करते, वो प्लानिंग करते हैं। वो जो प्लानिंग है उनकी, वो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए नहीं नज़र आ रही मुझे इतनी अच्छी। वो सिर्फ एक टेम्परेरी एक वर्ल्ड कप के लिए हो रही है, और दैट्स ऑल।